नमस्कार, आप सभी का स्वागत डी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप थे। मामले में अब चलेगा मुकदमा। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भाजपा जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेंच फंसा। बिहार चुनाव के लिए दूसरे चरण की अधिसूचना जारी। देश का सबसे बड़ा छात्र इनोवेशन मिशन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नवाचार, तकनीक और नए आईटी सॉल्यूशन के जरिए भारत बन सकता है विकसित राष्ट्र। हमास ने रिहा किए जाने वाले 20 इजरायली बंधकों के नाम किए जारी। गाजा शांति सम्मेलन से पहले इजरायल और हमास के बीच बंधकों की होगी अदला बदली। इस्लामी बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल की शतक की बदौलत वेस्टइंडीज का दिल्ली टेस्ट में संघर्ष जारी। रवींद्र जडेजा ने कैम्पबेल को 115 रन पर किया आउट। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की अगर बात की जाए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिजन को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव खासतौर से आईआरसीटी भ्रष्टाचार मामले में राज एवेन्यू कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिए हैं। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर ये आरोप तय किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर अब मुकदमा चलेगा, यानी केस चलेगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने आरोपियों की दलीलों पर असहमति जताई और इसके बाद ये जो आरोप हैं तय किए गए हैं। कोर्ट ने माना कि लालू यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों की दलीलों पर अपनी असहमति जताई है। खासतौर से ये बात सामने आई है कि किस तरीके से लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया और उसी वजह से रेलवे को राजस्व का नुकसान हुआ। जिसके बाद उन पर जो आरोप हैं वो तय हो गए हैं और अब उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि लालू ने टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया था, जिस वजह से रेलवे को राजस्व का नुकसान हुआ। पद का इस्तेमाल उन्होंने किया और उसके बाद अब जो मुकदमा है उन पर चलाया जाएगा। तो बिहार चुनाव से पहले लालू के परिवार को ये बड़ा झटका यहां पर माना जा रहा है। खासतौर से आईआरसीटी भ्रष्टाचार मामले में राज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए हैं लालू प्रसाद यादव पर, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर। हालांकि लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार किया। आईपीसी की धारा 420, 120B के तहत ये जो आरोप हैं तय किए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 और 13(2) और 13(1) के तहत आरोप फिलहाल तय हुए हैं। और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से, किन धाराओं के तहत जो आरोप है वो तय किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें आईपीसी की और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं में इन सभी के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। जहां तक लालू प्रसाद यादव की बात करें तो खुद लालू के खिलाफ, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने ये माना, आज ऑर्डर, जो एक ब्रीफ ऑर्डर, संक्षिप्त ऑर्डर जो कोर्ट ने पढ़ा, वो ये पढ़ा कि जो सीबीआई की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उनमें तथ्य कोर्ट को दिखते हैं। इसीलिए वो आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत इन सभी लोगों को, यानी 14 आरोपी हैं इसमें कुल, अगर इन तीनों को भी मिला लें, जिनमें 3 ये प्रमुख लोग हैं, इन सभी के खिलाफ आरोप तय करते हैं। और एक जो प्रोसीजर होता है उसमें कोर्ट सामने वाले व्यक्ति से पूछता है कि क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं या इनसे इनकार करते हैं। तो इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो इन आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी वो कंटेस्ट करेंगे इन चार्जेस को, और यानी ट्रायल जब शुरू होगा तो पूरा ट्रायल अब उनको फेस करना होगा। तो कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव के लिए इसलिए आज एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जैसा बिहार में हम राजनीतिक गहमा गहमी देख रहे हैं चुनाव के चलते, उसके बीच में वो एक अदालती जो पूरी प्रक्रिया है
उसका उनको सामना करना पड़ेगा। आज सिर्फ आरोप तय हुए हैं, आने वाले दिनों में ट्रायल होगा और कई मौकों पर आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश भी होना होता है। तो इसके लिए जी। भी उनको एक कानूनी लड़ाई लड़नी होगी कि वो पर्सनल एग्जाम्पशन चाहे पर्सनल अपीयरेंस से एग्जाम्पशन के लिए भी उनको यहाँ पर एप्लीकेशंस लगानी होंगे। वही स्थिति तेजस्वी यादव की है। वो इस समय अपनी जो पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में अभी तक तो एंगेज थे, लेकिन अब वो कानूनी लड़ाई उनको यहाँ पर लड़नी होगी। जी। आईआरसीटीसी घोटाले संक्षिप्त रूप से जो पूरी उसकी भूमिका वो ये है कि दो होटल थे जो आईआरसीटीसी के थे, रेलवे के थे, लेकिन जिन्हें गलत तरीके से दोनों होटल्स को लीज पर दिया गया एक प्राइवेट कंपनी को। आरोप यह है कि औने पौने दाम पर ये लीज दे दी गई इन होटल्स की और इसके बदले में इन जो लाभार्थी थे इस लीज के, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों से जुड़ी हुई शेल कंपनीज, बेनामी कंपनियों में पैसे निवेश किए, लैंड ट्रांसफर किया गया, इस तरह के आरोप हैं आईआरसीटीसी घोटाले में। तो ये इसमें सीबीआई का कहना है कि इससे राजस्व का नुकसान हुआ रेलवे को, इसकी और अच्छी कीमत मिल सकती थी अगर इसका इंडिपेंडेंट तरीके से पूरी जो प्रक्रिया अपनाई गई होती। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बतौर रेल मंत्री दबाव डाल करके ये दोनों होटल्स एक पर्टिकुलर कंपनी को लीज पर देने का फैसला किया। इसमें आईआरसीटीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आरोपी हैं और इसीलिए इस मामले में 14 आरोपी जो हैं उनको अब उनके खिलाफ चार्जेस तय कर दिए हैं कोर्ट ने और अब उनको इसका ट्रायल फेस करना। जी बिल्कुल, तो कुल 14 आरोपी। खासतौर से शैलेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी तक जिस तरीके से बिहार चुनाव को देखते हुए दम भरा जा रहा था, तेजस्वी यादव तो नौकरियों का वादा कर रहे थे, लेकिन अब शायद जनता सोचेगी कहीं नौकरी के चक्कर में कुछ और देना ना पड़ जाए उनको। देखिए, जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि बिहार में नौकरियां दिया जाएंगी हर घर में, तुरंत हमने देखा था कि तमाम बीजेपी के नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने ये बात कही थी कि क्या अब हर घर से ज़मीन ली जाएगी, क्योंकि नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में आरोपी लालू प्रसाद यादव का परिवार, और आज हम जानते हैं कि आरोप भी तय किए जा चुके हैं। तो अब ये मुद्दा और जोर पकड़ने वाला है। बीजेपी अपनी जनसभाओं में, बीजेपी के बड़े नेता इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार में तमाम जो परियोजनाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार है जो परिवारवाद को आगे बढ़ाता है, जो इस पर करप्शन के न केवल आरोप हैं बल्कि आरोप तय हैं। हम जानते हैं कि चारा घोटाला, जिसमें लालू प्रसाद यादव को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और अंततः बिहार में सत्ता चली गई थी, उसमें वो बेल पर हैं। उसके बाद अब ये घोटाला जिसमें जमीन ली गई आरोप है नौकरी के बदले रेलवे में, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, और उसमें आरोप तय होना ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। बीजेपी करप्शन और परिवारवाद के खिलाफ लगातार बातें कहती रही है और कहती है कि वो एकमात्र पार्टी है जो पारदर्शी तरीके से तमाम प्रक्रियाओं पर आगे बढ़ती है, और दूसरी तरफ परिवारवादी पार्टियां हैं जिनमें माँ बेटे, माँ बेटी, पिता बेटे, वही लोग मिलकर पूरी पार्टी चलाते हैं। तो ये आरोप आरजेडी पर भी लगता है कि लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी से इतर क्या कोई कल्पना की जा सकती है, या परिवार से इतर कोई कल्पना आरजेडी में की जा सकती है। तो ये आरोप बहुत प्रमुखता से बीजेपी लगाती रही है, और अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी और जोर शोर से विधानसभा चुनाव में बीजेपी उठाएगी। तो निश्चित तौर पर ये लालू प्रसाद के लिए, आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। आज जो आरोप तय हुए हैं लालू प्रसाद और 14 अन्य आरोपियों पर, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल है, राबड़ी देवी भी शामिल है। बिल्कुल, साथ ही कुमार आलोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। कुमार आलोक, किस तरीके से देखा जाए, कहीं ना कहीं शायद जनता जो उम्मीद कर रही थी कि लगातार जो घोटाले करते आए हैं, इस बार भी लगभग वही स्थिति सामने अभी तक आई है। आरोप जो हैं वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पर यहाँ तय कर दिए गए हैं। कितना इसका असर जाहिर तौर पर हमें देखने को मिलेगा इन चुनावों में? जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि पशुपालन घोटाला जो था, जिस पशुपालन घोटाले ने लालू प्रसाद यादव को बिल्कुल ही बिहार की राजनीति में उनको ऋणविहीन बना दिया, और अब जब लैंड फॉर जॉब मामले की बात हो रही है और उसमें आरोप तय हो चुके हैं, तो ये इस चुनावी मौसम में विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा हथियार मिलेगा। हथियार मिल गया है, आप कहें मिलेगा नहीं, और उसमें लालू प्रसाद यादव को और आरजेडी को, और साथ ही साथ महागठबंधन के और भी जो दल है जो आरजेडी के साथ खड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वामपंथी पार्टियां हो। वामपंथी पार्टियां हमेशा
जीरो टॉलरेंस की बात करती है करप्शन को लेकर के। अब दीपांकर भट्टाचार्य क्या कहेंगे, सीपीआई के डी राजा क्या कहेंगे, सीपीएम के एमए बेबी क्या कहेंगे, मुकेश सहनी क्या कहेंगे, कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी वो भी करप्शन और संविधान की बातें करते हैं कि संविधान बचाओ, वोट अधिकार यात्रा करते हैं, वो क्या जवाब देंगे। इस मामले के बाद अब आप देखेंगे कि पूरे बिहार की राजनीति गर्म हो जाएगी। और जहां तक लालू प्रसाद यादव की बात है, तो लालू प्रसाद यादव जो कि अपनी उम्र के बहुत ही एक उम्र के आखिरी पड़ाव में है, कहे हम चाहेंगे कि वो दीर्घजीवी हों, लेकिन अब उनका जो आगे जो तेजस्वी के लिए रास्ता है, वो तेजस्वी के लिए जो राजनीति का रास्ता है वो और कठिन हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी अपने आप को नीट एंड क्लीन मानते हैं, लेकिन लैंड फॉर जॉब मामले में सारा का सारा परिवार उनका एक तरह से आरोपित है। और लेकिन जो तीन जो अभी आज फिजिकली उपस्थित हुए हैं न्यायालय में, राउज एवेन्यू न्यायालय में, उसमें राबड़ी देवी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं और तेजस्वी हैं। तो तेजस्वी जिस छवि को लेकर कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, हम हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार बनती है, तो अब विपक्ष यही सवाल करेगा कि हाँ, तेजस्वी यादव हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपना घर या जमीन तेजस्वी यादव के नाम लिखवाना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा विपक्ष के लिए, और उससे उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे महागठबंधन के जितने सारे नेता हैं, राहुल गांधी हो चाहे अन्य जो भी हैं महागठबंधन में, इस आरोप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। साथ ही विकास, आपसे भी समझना चाहूंगा, शैलेंद्र आपके पास भी आऊंगा, पहले एक बार विकास का रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से अब जो आरोप हैं वो तय हो गए हैं, और ऐसे में जब चुनाव जो है वो निकट हैं, किस तरह का असर, जो राजनीतिक असर होगा उसका तो जिक्र अभी कुमार आलोक और शैलेंद्र ने किया, लेकिन जिस तरीके से धाराएं जो लगाई गई हैं उन पर, और जो किस तरह का प्रावधान उनमें हम मान सकते हैं। देखिए, जहां तक आज के ऑर्डर की बात करें तो पर्सनल लिबर्टी के मामले पर, यानी कि ये सभी लोग पहले से जमानत पर हैं, तो उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा जी, कि इनको हिरासत में लिया जाए या गिरफ्तार किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं होगी। जमानत पर ये लोग बने रहेंगे, लेकिन अब इनको ट्रायल फेस करना होगा, और ट्रायल फेस में जब इनको इनके स्टेटमेंट लेने के लिए कोर्ट समन करेगा कि आप पेश होकर के अपने स्टेटमेंट्स दीजिए, तारीखें लगेंगी, उन पर इनको आना होगा, तो ये एक इनके लिए मुश्किल है। जो इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन वो तो अपनी जगह है ही कि इनको राजनीतिक रूप से एक झटका लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी ऊर्जा है वो अब इस पर भी जाया होगी, इस पर भी इनको पूरा ध्यान देना होगा कि जो ट्रायल को लेकर के कोर्ट समय तय करता है अगर आने वाले दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में, तो वहां पर पेशी के लिए अपने स्टेटमेंट्स के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। दूसरी बात यहां पर यह है कि कुछ शर्तें कोर्ट लगाता भी है, जैसे कि आप किस तरह के बयान नहीं देंगे, किस तरह की बातें मीडिया में नहीं कहेंगे। हालांकि इनके ऊपर अभी तक ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सीबीआई के पास ये हमेशा विकल्प मौजूद है कि अगर ये गवाहों को प्रभावित करते हैं, ट्रायल को प्रभावित करने के लिए कोई बयानबाजी करते हैं, तो वो एप्लीकेशन लगाकर बेल रद्द करने की भी मांग कर सकती है अगर इस तरह की कोई परिस्थिति होती है। लेकिन जहां तक पर्सनल लिबर्टी की बात है, उस पर कोई आंच नहीं है। राजनीतिक छवि जरूर उनकी इससे उसका जरूर नुकसान हुआ है आज के ऑर्डर से, और आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा जबकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो चार्जेस फ्रेम होने के बाद जो ट्रायल की पूरी कार्रवाई है वो शुरू होगी, और उसमें फिर इनकी भूमिका को लेकर के भी सीबीआई की ओर से दलीलें दी जाएंगी कि पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे आईआरसीटी स्कैम में किन कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, कि इस कंपनी से कौन लोग जुड़े हुए थे, शेल कंपनीज थी। इसमें यह भी देखना है कि जो ईडी की अपनी कार्रवाई है वो भी चल रही है। ये जो आज का पूरा आदेश था वो सीबीआई की चार्जशीट पर था। इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी दोनों मामलों में क्या है, चाहे वो जमीन के बदले नौकरी का मामला हो या आईआरसीटीसी हो, इन दोनों मामलों में जो धन शोधन के मामले जुड़े हुए उन पर ईडी की कार्रवाई एक अलग चल रही है। यानी आरोप तो तय हो चुके हैं, लेकिन इसमें और कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आएंगे लालू प्रसाद यादव। शैलेंद्र, अगर खासतौर से देखा जाए, महागठबंधन को घोटालों का गठबंधन कहा जाता था, कई बार इस तरह के आरोप लगे, लेकिन अब तो वही बात सच होती नजर आ रही है। देखिए, एक के बाद एक आरोप लालू प्रसाद यादव और आरजेडी परिवार पर लगते रहे, और सिर्फ आरोप नहीं लगते हैं। चारा घोटाले में तो हम जानते हैं कि बाकायदा सजा हुई लालू प्रसाद यादव को, और अब लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय हुए हैं न केवल लालू प्रसाद पर बल्कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सहित 14 लोगों पर। तो एक बड़ा राजनीतिक झटका है, और साथ ही साथ कानूनी पचड़ा जो आगे जिसमें ट्रायल फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि महागठबंधन के जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी के लिए अब जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी सवाल पूछेगी कि राहुल गांधी का क्या रुख है। और तो तीसरा पक्ष हम कम से कम मीडिया में चर्चा में देखते हैं, प्रशांत किशोर, उनको
अब वो भी एक तरह से देखें, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रहे हैं वो क्या कुछ कहते हैं और किस तरह से लालू प्रसाद के परिवार को घेरते हैं, जी। उस पर भी नजरें होंगी। क्योंकि करप्शन राजनीतिक तौर पर कितना असर डालता है चुनाव में, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन चुनाव में मुद्दा जरूर रहता है, और कई बार हम देखते हैं कि उस पर जिस नेता पर, जिस पार्टी पर आरोप लगता है उसे डिफेंसिव होना पड़ता जी। है, और यहाँ पर तो कानूनी पचड़े भी आगे झेलने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर एक जो नैतिक शक्ति है, या फिर नैतिकता के को आगे कर करप्शन जैसे मुद्दों पर बात करने की बात है, उसके खिलाफ बात करने की बात है, वो शक्ति अब कमजोर हो चुकी है। पहले से ही कमजोर थी आरजेडी और लालू प्रसाद परिवार की, चूंकि एक मामले में वो सजा एक तरह से उन पर सुनाई जा चुकी है, बेल पर है, लेकिन अब वो और कमजोर हुई है। और विपक्ष को, यानी बीजेपी, जेडीयू और एनडीए जो है, उसको एक बड़ा मौका मिला है फिर से यह बात बताने का कि देखिए, एक तरफ साफ सुथरी सरकार है, नीतीश कुमार है, एक तरफ विकास की तमाम परियोजनाएं तेजी से बिहार में आगे बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ दागदार इतिहास है, करप्शन में आरोपी नहीं, आरोप तय किए गए हुए लोग हैं, सजा याफ्ता लोग हैं। तो जनता को तय करना है बिहार के कि उन्हें कैसी सरकार आगे चाहिए, कैसा नेतृत्व चाहिए बिहार में। नीतीश कुमार इस बारे में कुमार आलोक आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव जो करप्शन के आरोपी हैं और अब आरोप तय हो चुके हैं। जी शैलेंद्र, कुमार आलोक, अगर देखा जाए लगातार बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। क्या यही वजह थी? कांग्रेस भी इंतजार कर रही थी, लेकिन अब जो स्थिति है, क्या उससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे, या वहां भी कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि बचाव कर रहे हैं? देखिए, अगर इतिहास की बात करें, हम पशुपालन घोटाले की बात करें, 90 के दशक में हम लोग स्टूडेंट्स थे, और जब पशुपालन घोटाले में लालू प्रसाद यादव को आरोपित किया गया था और जब वो जेल गए थे, तो मुझे जहां तक याद है कि वो बाजे गाजे के साथ हाथी पर चढ़ के जेल गए थे, और एक समारोह के साथ, यानी कि अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहा था आरजेडी उस समय, या लालू प्रसाद यादव, कि एक पिछड़े को, एक दलित को जबरदस्ती उन्हें फंसाया जा रहा है, और नारे लग रहे थे उस समय कि जेल का फाटक टूटेगा, लालू यादव छूटेगा। लेकिन आपने देखा कि उस स्थिति पशुपालन घोटाले में किस कदर पूरा आरजेडी का कुनबा फंसा, और उस दाग से उबर नहीं पा रहे, अभी तक नहीं उबर पा रहे हैं। और अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये लैंड फॉर जॉब का मामला आया है, और लैंड फॉर जॉब का मामला इतना संगीन है कि आपको मैंने पहले भी बताया कि वो ग्रुप डी की नौकरी है, और ग्रुप डी की नौकरी कोई ऑफिसर का बेटा नहीं करेगा, कोई बड़े नेता का बेटा नहीं करेगा, गैंगमैन की नौकरी कोई बड़े जमींदार का बेटा नहीं करेगा। वही लोग उसमें शामिल हैं जिन्होंने अपने जमीन दी, वही गरीब लोग शामिल हैं, वही दलित हैं, वही पिछड़े लोग शामिल हैं, जिनकी राजनीति लालू यादव करते आए हैं, सामाजिक न्याय की बात करते आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेंट है, और इस चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और हम समझते हैं कि लालू यादव को छोड़ दीजिए, वो डेंटेड हैं पहले से ही, लेकिन राहुल गांधी जो अपने आप को क्लीन साबित करते हैं, उनके पिताजी भी मिस्टर क्लीन हुआ करते थे। इसके अलावा वामपंथी पार्टियां अपने आप को कहती हैं कि हम भी क्लीन हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। दीपांकर भट्टाचार्य क्या जवाब देंगे, मुकेश सहनी क्या जवाब देंगे? पूरा का पूरा चुनाव इस लैंड फॉर जॉब। राहुल गांधी भी बेल पर हैं, आप ये भी जान लीजिए कि उन पर भी एक मामला है जिस पर वो आरोपी हैं। बिल्कुल, और उसी वजह से अगर देखा जाए शैलेंद्र, क्योंकि कहीं ना कहीं लेकिन अपने आप को राजनीतिक साख जो है, गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, तो इस मामले को आने के बाद अब राहुल गांधी को भी जवाब देना होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब लालू यादव को जब एक सजा हो रही थी इस मामले में, तो ड्राफ्ट बिल को फाड़ा था उन्होंने, और लालू यादव से सख्त उन्हें एतराज था कि यूपीए गवर्नमेंट क्यों लालू यादव को इतना तवज्जो दे रही है, और उसी के तहत वो आज लालू यादव कई बार जेल गए। और वही राहुल गांधी फिर अभी महागठबंधन में तेजस्वी के साथ है, लालू यादव के साथ है। तो अब इस मामले पर राहुल गांधी क्या जवाब देंगे, ये देखना बाकी रहेगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और ना सिर्फ हम कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, बल्कि कांग्रेस की भी एक जो साख है, वो हम कह सकते हैं लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, और एक बार फिर से ही जो उसके सहयोगी दल हैं वो शायद उसको और डेंट पहुंचा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि वो उसका ये रवैया और जनता के सामने जाएगा कि वो बीजेपी के मामले जब आते हैं तो उसका रुख अलग होता है, और जब उसके सहयोगी या कांग्रेस पार्टी की कोई मामला आता है तो रुख अलग हो जाता है। कर्नाटक में आप देखिए, भ्रष्टाचार के तमाम गंभीर मामले सामने आते हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई नहीं बोलता, प्रियंका गांधी जो आजकल बहुत एक्टिव है वो भी नहीं बोलती। जब सहयोगियों का कोई मामला आता है, लालू प्रसाद का, आरजेडी का, तब वो कोई कुछ नहीं बोलता। अभी आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के राज्य में पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ, और किस तरह के बयान ममता बनर्जी ने दिए, जिसकी चहु और आलोचना हो रही है कि लड़कियों को रात को घर से नहीं निकलना चाहिए। जो गैंग रेप की खबर आई, इतना शर्मनाक बयान।
क्या आपने देखा कि राहुल गांधी की तरफ से या प्रियंका गांधी की तरफ से कोई बयान आया है? तो बीजेपी ये कहती है कि देखिए दोहरा मानदंड है, एक ऐसे परिवार का जो खुद बेल पर है, जिस पे खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और वो बात ये करते हैं कि वो बहुत क्लीन पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, संविधान बचाने की राजनीति करते हैं, लेकिन जब बात उनकी पार्टी पर आती है तब वो चुप्पी साध लेते हैं, जब बात उनके सहयोगियों पर आती है तब वो चुप्पी साध लेते हैं। तो अब ये एक और संकट है कि अब जब चुनाव में प्रचार में जाना है, दूसरे चरण के लिए भी अब नामांकन शुरू हो चुका है, तो फिर राहुल गांधी क्या कहेंगे, कौन सा मुद्दा वो सामने रखेंगे? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या वो बिहार में जाके बात करेंगे रैलियों में कि देखिए बीजेपी और नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप है, आप आरजेडी को वोट दीजिए, लालू प्रसाद यादव को वोट दीजिए? ये तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि एक लालू यादव खुद एक तरह से देखें कि सजा याफ्ता है, और अब तेजस्वी पर भी आरोप तय हो चुके हैं। तो उनके लिए संकट है, उनको नए मुद्दे ढूंढने होंगे। बिल्कुल एक बड़ा संकट जाहिर तौर पर नजर आ रहा है, और जनता जो है वो सब देख रही है बिहार चुनाव से पहले। लेकिन फिलहाल विकास, अगर बात की जाए जिस तरीके से IRCTC मामले में आरोप जो है तय हुए हैं, लैंड फॉर जॉब मामले की अगर बात की जाए, इसमें और किस तरीके से जो हम कह सकते हैं सवाल जवाब हैं वो किए जाएंगे अभी? और देखिए उस पर भी आरोप तय होने हैं, और ये उम्मीद है कि उसके लिए एक तारीख कुछ तय कर दी जाए, तो वहां पर भी उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। ये जो आज का आदेश जो जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 14 लोगों को के खिलाफ आरोप तय किए गए, ये IRCTC का मामला है, जिसमें 2 होटलों को गलत तरीके से एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी को लीज पर दिया गया, उनको फायदा पहुंचाया गया। उद्देश्य ये था कि उसके बदले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग जिस बेनामी कंपनी का हिस्सा हैं उसको आर्थिक लाभ, वित्तीय लाभ पहुंचाए जाएं। तो ये पूरा उनके खिलाफ आरोप है कि उनकी इस कृत्य की वजह से रेलवे को खासा नुकसान हुआ, और जो भी लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं, वो इसीलिए हुए रेलवे को क्योंकि इनडायरेक्टली लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों को फायदा पहुंचाया जाना था। तो इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में न केवल लालू प्रसाद यादव खुद, उनके परिवार के लोग, बल्कि IRCTC के कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल थे। इन सभी 14 लोगों के खिलाफ CBI ने IPC की धाराओं में और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं में, यानी जो प्राइवेट इसमें पर्सन्स हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव की पत्नी हुई, तेजस्वी हुई, ये लोग उस समय किसी पद पर नहीं थे, इसलिए इनके खिलाफ IPC के सेक्शंस के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। जबकि जो IRCTC के ऑफिशियल्स हैं, लालू प्रसाद यादव रेल मिनिस्टर हैं, ये सभी लोक सेवक के दायरे में आते हैं, और इन सब के खिलाफ IPC के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शंस के तहत भी चार्जशीट दाखिल की गई थी। इन आरोपों में कोर्ट ने तथ्य पाए हैं। प्रथम दृष्टया कोर्ट को लगता है कि CBI के आरोपों में दम है, जो चार्जशीट में बातें कही गई वो तथ्यात्मक रूप से सही दिखती हैं। इसीलिए इन सभी आरोपियों को चार्जेस का सामना करना होगा, और इनके खिलाफ आरोप अब तय कर दिए गए हैं। अधिकतम सजा जो लोक सेवकों के लिए है वो 10 साल तक की सजा है इस मामले में, और जो IPC के सेक्शंस के तहत जो आरोप लगाए हैं उनमें किसी में 5 साल, किसी में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो इन सब के लिए एक बड़ा संकट है। जहां तक नौकरी के बदले जो जमीन लिखाने का मामला है, उस पर भी सुनवाई चार्जेस को लेकर के पूरी हो चुकी है, उस पर भी आरोप तय किए जाने हैं। और मिलता जुलता मामला है, वहां पर भी आप जानते हैं कि अलग अलग जोन्स में, न केवल एक जोन में बल्कि रेलवे के अलग अलग जोन्स में सब्स्टिट्यूट्स की भर्ती के लिए पैसे लिए गए, जब उनको रेगुलर किया गया तब उनसे पैसे लिए गए या जमीनें लिखाई गई। और इन सभी मामलों में न केवल यहाँ ऑफिशियल्स, रेलवे ऑफिशियल्स, तमाम ये मामले हैं विकास, और इसमें भी हम देखेंगे जब आरोप हैं वो तय होते हैं, क्या कुछ और जानकारी आएगी, जो ताज़ा अपडेट है वो आपसे लेंगे। फिलहाल विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही शैलेंद्र कुमार आलू का, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने, खासतौर से अगर बात की जाए लालू प्रसाद यादव की, किस तरीके से अब मुश्किलें जो हैं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। IRCTC घोटाला मामले में जो आरोप हैं तय हो गए हैं, और जब लैंड फॉर जॉब की हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी सुनवाई होगी, और माना यही जा रहा है कि वहाँ भी आरोप तय होते हैं, तो जाहिर तौर पर बड़ी मुश्किलें जो हैं वो लालू के परिवार को होती हुई नज़र आ रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन हम यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डी न्यूज पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सकती है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने कल सीट बंटवारे की घोषणा की थी। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट को 29 सीटें और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे और राष्ट्रीय लोक मोर्चे को 6 सीटें दी गई हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी आज उम्मीदवारों की घोषणा की बात कही है। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। सीटों का समझौता हो गया है, एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। ये सीटों का बंटवारा राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने साझा सहमति के बुनियाद पर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के संकल्प के आलोक में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। अब इसमें कोई दरार की बात करना यह करार है और जनता की आकांक्षा के अनुरूप है, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आपको बता दें जारी हो गई है। इसके साथ ही दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के विशेष निर्देश दिए हैं। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ केवल 3 वाहन और प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे। पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, इसके अलावा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई और नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, साथ ही रोहतास और कैमूर इसमें शामिल हैं जिनमें मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस भी लिए जा सकते हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन आज सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर सकता है। आपको बता दें, आरजेडी के विधायक और वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने इस बात का दावा किया है। उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से लालू यादव पर आरोप तय हैं, देखना होगा किस तरीके से सीट बंटवारे का ऐलान किया जाता है या नहीं। कफ सिरप मामले में प्रवर्तन निदेशालय की चेन्नई में 7 जगहों पर छापेमारी जारी है। इस कफ सिरप को पीने से कई बच्चों की मौत हुई है। ईडी जिन परिसरों की तलाशी ले रही है उनमें तमिलनाडु औषधि नियंत्रण कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों के घर भी शामिल हैं। ये छापे पीएमएलए के प्रावधानों के तहत किए जा रहे हैं। सभी छापे श्रीसन फार्मा से जुड़े हैं जो इस सिरप का निर्माण करती थी। सिरप के कारण मरने वालों की संख्या लगभग 22 बताई जा रही है, जिनमें से अधिकांश 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। ज्यादातर बच्चे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और कुछ मामले राजस्थान में भी सामने आए हैं। श्रीसन फार्मा के मालिक जी रंगनाथन को 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। साल 2011 से लाइसेंस प्राप्त इस कंपनी ने कथित तौर पर खराब बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय औषधि सुरक्षा नियमों के उल्लंघनों के बावजूद 1 दशक से भी अधिक समय तक बिना किसी रोक टोक के परिचालन जारी रखा। सीडीएससीओ की ओर से हाल ही में किए गए एक निरीक्षण में पाया गया था कि कंपनी नियमों का पालन न करने के साथ संयंत्र में अच्छे विनिर्माण का अनुपालन नहीं करने और बेहतर कार्य परिस्थिति नहीं होने का उल्लेख किया था। सूत्रों के अनुसार टीएनएफडीए ने सीडीएससीओ को कंपनी के बारे में सूचित नहीं किया, जिससे ये केंद्रीय नियामक डेटाबेस से गायब हो गई। इसके अलावा श्रीसन फार्मा अपने उत्पादों को राष्ट्रीय सुगम पोर्टल पर पंजीकृत करने में विफल रही, जो भारत में दवा निर्माण की बेहतर निगरानी के उद्देश्य से एक अनिवार्य आवश्यकता है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत से रूस के कलमिकिया गणराज्य पहुंचे। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता मंजू मीना ने। नमस्कार, हम बैठे हैं कलमिकिया रिपब्लिक की राजधानी एलिस्टा में, जो कि रशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये काफ़ी जो है छुपा हुआ एक रीज़न है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। वहाँ पर आज भारत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो आया हुआ है, बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के यहाँ पर उसको डिस्प्ले करेंगे, एक्सपोजिशन के लिए आए हुए हैं। और इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत में। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये कल हमने देखा था कि जब हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे तो इतने सारी भीड़ जो है वो सड़कों के दोनों तरफ खड़ी थी, उनके चेहरों पर इतने भाव थे, इतने भावुक वो लोग थे। तो किस तरीके से ये जो चीज़ आपने देखी थी कल, वो कैसा भाव आप में पैदा करती है? निश्चित तौर से ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्यचकित करने वाला, बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाला कि भारत से इतनी दूर भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी तो दुनिया भर में हैं, लेकिन भारत से इतनी दूर कलमिकिया गणराज्य के अंदर इतनी श्रद्धा भाव से भरे हुए लोग थे। किसी की आंखों में आंसू थे, कोई मतलब बहुत भाव विभोर होकर के भगवान तथागत बुद्ध के उन अवशेषों के दर्शन के लिए व्याकुल दिखाई दे रहा था। जैसे उनको लगा कि उनके जीवन में जो कुछ भी चाहिए था वह सब कुछ मिल गया है। यह दृश्य निश्चित तौर से बहुत भावुक करने वाला था, बहुत ही आनंदित करने वाला था, बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत करने वाला था। और मेरे जीवन में तो बहुत सारे अवसर आए हैं, क्योंकि भगवान तथागत बुद्ध के जितने भी, चाहे वह उनके ज्ञान प्राप्ति का स्थान हो, चाहे उनके प्रथम उपदेश प्रदान करने का स्थान हो, चाहे उनके निर्वाण का स्थान हो, चाहे उनके वर्षावास का जो कार्यक्रम होता है, श्रावस्ती हो, श्रावस्ती के अलावा जिस कौशाम्बी एक तरह से मूल जनपद मेरा, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पर भी उनके वर्षावास के कई वर्ष बीते थे। तो एक तरह से मैं कहूँ कि सब कुछ का निचोड़ जब कल यहाँ देखने को मुझे मिला तो मैं तो बहुत गदगद हूँ। और दूरदर्शन के माध्यम से जब देश के अंदर लोग देखेंगे तो उनमें भी अपार खुशी और अपार प्रसन्नता होगी। आपने कहा आप कौशाम्बी से आते हैं और बुद्ध के अवशेषों को लेकर आप आए हैं, तो ये जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो करुणा, दया, क्षमा और इस तरह के जो उनकी शिक्षाएं हैं, वो आज हम देख रहे हैं कि विश्व के बहुत सारे कोनों में फैली हुई हैं। तो आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण कहें या फिर हमारे देश में जो चुनौतियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उनसे लड़ने में ये किस तरीके से मददगार हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज के समय में हमारे लिए कितनी प्रासंगिक हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से देश की बागडोर संभाले, उन्होंने विश्व के किसी बड़े से बड़े मंच से भी खड़े होकर के जब यह कहा कि हमने संसार को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। बुद्ध की शरण जाने में ही शांति है, प्रगति है, आध्यात्मिक उन्नति भी है। और आज मैं यह देख रहा हूँ कि जब मैं कलमिकिया में, तो कई शताब्दियों पूर्व यहाँ भगवान तथागत बुद्ध का संदेश आ चुका और आज यहाँ पूरी तरह से मैं कहूँ कि कलमिकिया गणराज्य पूरा बुद्धमय हो गया है, बौद्धमय हो गया है, तो कोई अलग नहीं होगा। लेकिन जो आने वाला समय है वह मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर के अंदर जो भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ेगी, क्योंकि शांति का और प्रगति का, आध्यात्मिक उन्नति का, क्षमा का, यह सब रास्ता कहीं से मिलता है तो यह भगवान तथागत बुद्ध के संदेशों से मिलता है, उपदेशों से मिलता है, उनकी शिक्षा से मिलता है, उनके जीवन से मिलता है।
जैसा कि आपने बताया कि कल आपने अपने अभिभाषण में भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भारत ने पूरे विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि बुद्ध के हम लोग काफ़ी जगह पे ये अवशेष जो हैं इसका एक्सपोजिशन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी जो हैं इस पर ख़ास तौर पर उनका एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, लोगों को जोड़ने में, आपसी समझ पैदा करने में, अंतर्राष्ट्रीय लोगों को भारत के लोगों से जोड़ने में ये कितना मददगार साबित होगा? ये सर्वाधिक मददगार साबित होगा। राजनयिक संबंध तो हमारे किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन जब सांस्कृतिक संबंध होते हैं, आध्यात्मिक संबंध होते हैं, तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। वह देश तो जुड़ते हैं राजनयिक संबंध से, लेकिन देशवासी जुड़ते हैं सांस्कृतिक संबंध से, आध्यात्मिक संबंध से। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ही प्रेरणा है कि आज हम वियतनाम, फिर मंगोलिया, फिर देश दुनिया के अन्य देशों में जा कर के भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं कि यह भगवान तथागत बुद्ध के ही अवशेष हैं, और उनके प्रमाणित होने के बाद जो अगाध श्रद्धा, मतलब अभी तो बहुत सारे लोगों को भारत में भी जब नहीं मालूम था, तो अब उनको जब मालूम हो रहा है तो उनके अंदर भी इतना गहरा जुड़ाव होता जा रहा है जिसके बारे में जितना भी बताया जाएगा कम होगा। लेकिन दुनिया के अंदर जो एक ऐसा वातावरण जब देखने को मिलता है, करोड़ों की संख्या में लोग वियतनाम के अंदर आए थे दर्शन करने के लिए, मंगोलिया के अंदर आए थे, थाईलैंड के अंदर आए थे, और दुनिया के अन्य देशों में भी हम ले जाएंगे। अभी कलमिकिया में आए हैं, कल का दृश्य देख करके तो मेरे लिए बहुत ही मतलब आनंद से भर देने वाला, और मुझे लगा कि जीवन में बहुत सारी यात्राएं करने का अवसर मिलता है, लेकिन भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के जब रूस और कलमिकिया में आने का अवसर मिला, वह अवसर विलक्षण था, बहुत आनंद विभोर करने वाला था। जी। और सर, एक जो हमारे देश में एक बुद्ध टूरिज्म सर्किट बनाने की बात चल रही है, जिसमें चाहे वो बिहार का बोध गया हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हमारे श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ हो, या फिर चाहे मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर भी हमारे जो है सांची के स्तूप हैं, विदिशा है, आंध्र प्रदेश में अगर हम जाएँ तो अमरावती है। तो इस तरीके से काफ़ी जगह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो उनको जोड़ने पर जो काम चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार तो इस दिशा में बहुत विस्तार से काम कर ही रही है। बुद्धा सर्किट के नाम पे एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ देने का, लेकिन जो देश के ऐसे प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में अब लोगों को पता चल चुका है, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में हमारे जो स्थान है वह सारनाथ है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी वो होता है, उसका कॉरिडोर बन करके तैयार हो गया है। अब लोग वहाँ आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले गए होंगे, उस समय का स्वरूप अलग था, लेकिन अगर आज अब जाएंगे तो उनको लगेगा कि ये तो जैसे सारनाथ का स्वरूप ऐसा हो गया जैसे भगवान तथागत बुद्ध के समय जैसा रहा होगा, ऐसा एक पवित्र वातावरण, ऐसी एक वहाँ पे व्यवस्था की गई है, ऐसे कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार से हमारा कुशीनगर है, कुशीनगर में हम लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल भगवान तथागत बुद्ध के महानिर्वाण स्थल होने के कारण से बनाया है। इसी प्रकार से जहां भगवान तथागत बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास, जिसे चातुर्मास भी कहा जाता है, वह श्रावस्ती में बिताए थे, तो वहां पर भी एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है, वहां का भी विकास किया जा रहा है, वहां का भी कॉरिडोर बनाने का काम किया जा रहा है। फिर उसके बाद ये जो पिपराहवा है, ये कपिल वस्तु का ही पार्ट हुआ करता था, जहाँ से ये अवशेष, पवित्र अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह भी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में पड़ता है। भगवान बुद्ध जी का नाम पहले सिद्धार्थ ही था, तो सिद्धार्थ नगर के नाम से जनपद है, वहाँ उसका भी विकास हम लोग कर रहे हैं। कौशाम्बी, जहाँ मैंने बताया कि मेरी जन्मभूमि भी है, और वहाँ भगवान तथागत बुद्ध के बहुत वर्षावास वहाँ पर भी बीते हैं, और बहुत भ्रमण का भी जो कार्य है वहाँ पर किया गया है। जैसे आज वहाँ जब जाएं तो आपको एक बहुत बड़ा विपश्यना केंद्र भी हम लोगों ने बनाया है, भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए बहुत कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य चल रहा है। और जो एयरपोर्ट है वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे प्रयागराज जो इलाहाबाद है, वहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है। एयरपोर्ट से हम लोगों ने एक बहुत अच्छी
आने जाने की सड़क भी बनाई है कि कोई सड़क मार्ग से जाना चाहे तो बहुत कम समय में वहाँ पर पहुँच सकता है। यमुना जी के पावन तट पर वो स्थान पड़ता है, वह भी हम लोगों ने निर्माण करने का काम किया है। अभी जो भगवान तथागत बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, गया जी। भगवान तथागत बुद्ध के बिहार के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी हैं और बहुत बड़ी संख्या में देश भर से दुनिया भर से लोग वहाँ पर भी आते हैं और यह प्रयास करते हैं कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है वहाँ वह भी ध्यान लगाते हैं, वह भी प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना के आधार पर उनकी बहुत मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, लेकिन वहाँ बैठ करके एक जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, एक शांति और प्रगति के बीच में जो आध्यात्मिकता का एक वहाँ का माहौल होता है। मैं तो गया हूँ कई बार, लेकिन वो वहाँ जाना चाहिए लोगों को, ये ज़रूर मैं अपील करूँगा। जी सर, और एक सर अगर हम बहुत सारे पिछले दिनों जो भारत सरकार के प्रयास रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनको अगर हम क्रम से देखें तो इस तरीके के प्रयास रहे हैं कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर भी बनाएं, मजबूत बनाएं, चाहे वो हम लोग उनका आह्वान हो कि हाँ हम लोग अपनी स्वदेशी चीज़ें जो हैं उनको हम बढ़ावा दें। और बहुत सारे हमारे, जैसे कि इसके लिए आपने कहा कि बुद्ध की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो शायद लोगों को नहीं पता है, उसको वापस से पुनरुत्थान की बातें चल रही हैं, उनको वापस से जो है एक नई पहचान देने की बात चल रही है। तो ये एक जो सिलसिला है, एक विजन को जो दिखाता है कि हमारे देश के जो पुराने, चाहे हम लोग अमृतकाल में आज़ादी के महोत्सव में हमारे जो भूले बिसरे सेनानी हैं उनको हम लोग याद कर रहे हों, तो एक जो नया भारत अब उभर करके आ रहा है जो अपने आप को मजबूत करके और विश्व के पटल पर अपनी एक नई छवि एक दृढ़ता से पेश करना चाह रहा है, तो उस विजन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से हम लोग देश का नेतृत्व करते हुए देखे हैं, तब से भारत हर क्षेत्र में प्रगति किया है और प्रगति कर रहा है। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हम विकसित नहीं बन सकते, और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें सभी क्षेत्रों में प्रगति चाहिए। हमारे पास, भारत के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन लोगों को पता नहीं था। इतने महत्वपूर्ण धार्मिक दृष्टि से जो पर्यटन के प्रमुख केंद्रों के रूप में जाना जाता रहा है, वहाँ कनेक्टिविटी ही नहीं थी, वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज हम लोग डबल इंजन सरकार के माध्यम से वहाँ बहुत सारा काम कर रहे हैं और हर उस तीर्थ स्थल को एक कॉरिडोर बना करके एक बौद्ध परिपथ, कृष्ण प्रतिपथ और राम वनगमन मार्ग, राम सीता जी का मार्ग, ऐसे सब अलग अलग तरीके से बनाया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। जैसे अभी प्रयागराज हमारा है, वहाँ पर कुंभ का एक बहुत बड़ा मेला होता है, लगभग 66 करोड़ लोग वहाँ पर कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आए। ये हमारे लिए भी आश्चर्यचकित करने वाला था, कितनी बड़ी संख्या में लोग आए। वाराणसी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ भगवान तथागत बुद्ध का जो प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ भी है, वहीं विश्वनाथ ममनाथ पुरवारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, यानी वहाँ भगवान विश्वनाथ जी का, भोलेनाथ जी का मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसे ही अयोध्या है, ऐसे ही मथुरा है, ऐसे ही कुशीनगर है, ऐसे ही श्रावस्ती है, ऐसे ही संकिसा भी एक स्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर। जैसी मान्यता है कि भगवान तथागत बुद्ध वहाँ पर स्वर्ग से धरती पर आए थे, ऐसी मान्यता है। वहाँ बड़ी संख्या में दुनिया भर से भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी जाते रहते हैं। मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिला है। जो भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए स्थान हैं, उन हर स्थानों पे मैं गया हूँ। तो जैसे ही इनका हम विकास करते हैं, वैसे ही उससे पर्यटन आता है। पर्यटन आता है तो रोजगार सृजित होता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी, यानी भारत के अंदर बनी हुई वस्तुओं को ही भारतीय खरीदें, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। और हम 140 करोड़ से अधिक लोग हैं, और जब 140 करोड़ लोग बनाएंगे भी, खरीदेंगे भी, तो दुनिया के बाज़ारों पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका आकार भी बढ़ेगा। जो हम आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हुए हैं, हम लोगों को तो विश्वास है कि 2026 के अंत तक, अभी 2025 चल रहा है, 26 के अंत तक ही हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हर भारतवासी के मनमानस में ये छा गया है
कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, हमें विकसित भारत बनना है, हमें गरीबी से मुक्त भारत बनना है, हमें शिक्षित भारत बनना है, हमें सामरिक दृष्टि से भी शक्तिशाली भारत बनना है। ये नहीं कि हम सामरिक रूप से कमज़ोर रहेंगे। तो सभी दृष्टि से अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें सभी क्षेत्रों में प्रगति करनी होगी, अपने स्तर पर उन्नति करनी होगी, और वह बड़ी तेज़ी से इस समय शुरू हुआ है देश के अंदर। और जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, मैं कल्पना नहीं करता था कि 2017 में जब हम लोग वहाँ सरकार में आएंगे तो इस प्रकार से हम विकास कर पाएंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन में जो हमारी डबल इंजन सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया है, और उस काम का बड़ा परिणाम धरातल पे दिखाई दे रहा है। और अंत में एक बार फिर से मैं उसी जहां से हमने शुरू किया था, मैं वहीं पे आना चाहूँगी कि हम लोगों ने भारत रूस के संबंधों के लिए सभी लोग, हम सभी जानते हैं कि काफ़ी मजबूत रहे हैं और काफ़ी प्रगाढ़ वो संबंध है। और कलमिकिया में जब हम कल आए थे तो वहाँ पर जिस तरीके से स्वागत किया गया, जो हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ कलमिकिया है, उन्होंने जिस तरीके से आत्मीयता और जो एक सभी के मन में जो सम्मान हमने देखा, और वो एक तरीके से मतलब हर एक जने में, हर एक आदमी में हमने वो उस भावना को महसूस किया। भारत का नाम लेते ही कितने लोग थे जो नमस्ते कर रहे थे, और ज़ोर ज़ोर से जो है इंडिया नमस्ते, इस तरीके से हर कोई ये चाह रहा था कि वो इस सम्मान को प्रदर्शित करे। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं उनके माध्यम से आप भारत के लोगों को बताएं कि किस तरीके से रशिया के जो लोग हैं वो भारत को प्यार करते हैं। निश्चित तौर से मैं अपने सभी भारतवासियों को यह बताना ज़रूर चाहूँगा कि जब हम लोग यात्रा लेकर के दिल्ली से चले थे और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ का जो दृश्य था वह अद्भुत था, अलौकिक था, बहुत ही आनंद से भरा हुआ था। और कलमिकिया इतनी बड़ी आबादी नहीं है यहाँ, लोग जो मुझे बताए हैं उसमें कि लगभग 3 लाख के आसपास ही यहाँ की आबादी है। लेकिन कल तो मुझे लाखों की संख्या में लोग सड़क के किनारे दिखाई दे रहे थे जब हम भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के चल रहे थे, और उनका नमस्ते करना, नमो बुद्धाय करना, और फिर जो बड़ी लंबी चर्चा हुई, कई हमारे जो आध्यात्मिक गुरु बौद्ध भिक्षुगण हैं उन्होंने जो विचार रखे, जो कलमिकिया गणराज्य के गवर्नर साहब ने अपने विचार रखे, और जितना भाव भरे थे वो, मैं तो यही कहूँगा कि भारत के लोग दूरदर्शन के माध्यम से और अन्य जो प्लेटफार्म से उनको इस यात्रा के बारे में खबर मिल रही है, इसको बहुत ध्यान से देखें, समझें और लोगों तक पहुँचाएं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर भगवान तथागत बुद्ध के संदेशों को लेकर के हम दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं। अब जब दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, जितनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास भारतवासियों में है, उससे मैं कहूँ कहीं अधिक मुझे कलमिकिया के अंदर देखने को मिला। और यहाँ भारत के साथ और रूस के साथ हम लोग तो जब जन्म हुआ है उससे पहले से हम लोग सुनते हैं कि बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं और विश्वास के संबंध हैं, और एक दूसरे के सामने जब भी कोई संकट आया उस समय एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले संबंध हैं। लेकिन जो हमारे राजनयिक संबंध थे उससे हम बहुत आगे बढ़ करके एक जो सांस्कृतिक संबंध होता है, जो भारत की जनता रूस से प्यार करती है तो रूस की जनता भारत से भी प्यार करती है, ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। और कलमिकिया का तो दृश्य ही जिसे शब्दों में व्यक्त करना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं बहुत आह्लादित हूँ, बहुत आनंदित हूँ। और यहाँ का जो पूरा कार्यक्रम है, हम लोग यहाँ की यात्रा पूरी करने के बाद प्रयास करेंगे कि इसको अलग अलग प्लेटफार्म के माध्यम से सारे भारतवासी इस यात्रा को देख सकें, इस यात्रा को समझ सकें, इस यात्रा का प्रभाव क्या हो रहा है। यह जब लोग देखेंगे, समझेंगे तो लोग, दुनिया को भी ध्यान में आएगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही नहीं कहते हैं कि हमने संसार को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। और मैं यह कहता हूँ, आज कलमिकिया की धरती से कह रहा हूँ कि अगर बुद्ध की शरण में जाओगे तो युद्ध के मैदान में जाना ही नहीं पड़ेगा। अब वह समय आ गया है कि अब बुद्धम शरणम गच्छामि, यही सही समय है, उचित समय है, और इसी से शांति भी है, इसी से प्रगति भी है। संघर्ष का परिणाम सदा विनाशकारी होता है, तो हमें विनाश नहीं, हमें विकास चाहिए। और विकास कैसा चाहिए? जिसमें शांति भी हो,
जिसमें उन्नति और शांति का दोनों का मेल हो, और वह भगवान तथागत बुद्ध की शरण में जाने से हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यहाँ के लोग जो हैं वो कितने भाव विभोर हैं और ये कितना ही एक विलक्षण जो है क्षण है सभी के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से भारत रूस के संबंध जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। और बुद्धम शरणम गच्छामि की जो बात कही गई है कि हम सभी जो हैं बुद्ध के संदेशों को समझेंगे और उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। तो अभी इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, धन्यवाद। तो देखिए अपनी एक खास बातचीत। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपको बता दें, देश के सबसे बड़े छात्र इनोवेशन मिशन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ऑनलाइन आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देश के 3 लाख से अधिक स्कूलों की कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ने वाले 5 करोड़ से अधिक छात्र शामिल हुए। आज के ऐतिहासिक 25 लाख के अभी का मेरे पास क्षण क्षण में नंबर बढ़ते जा रहा है। अभी अभी मेरे पास जो लेटेस्ट जानकारी आई, ये लगभग 28 लाख तक पहुंची, अकाउंटिंग हुई है। ये आज की शाम तक ये पूरा और एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा, मेरा पूरा विश्वास है। आज अब इतिहास में अपना स्थान, आपकी आज की इवेंट को आपने इतिहास तक पहुंचाए। इतिहास की स्वर्णिम अक्षर में आपने आज अपने नाम को खुदाई किया है। और रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। आपको बता दें, इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली की शुरुआत हो गई है। हमास ने 7 बंधकों के पहले समूह को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। इससे पहले हमास ने 20 इजरायली बंधकों के नाम जारी किए थे, जिनमें से 7 को हमास ने रेड क्रॉस को सौंप दिया है और इस बात की पुष्टि इजरायल की सेना ने भी की है। खबर खेल जगत से आप बता दें, दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन ताज़ा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज़ ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 252 रन बना लिए हैं। तीसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज जॉन कैंपबेल 115 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। इससे पहले वेस्टइंडीज़ की टीम पहली पारी में 248 रन बनाकर आउट हो गई और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा। भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की थी। आपको बता दें, भारत सीरीज में 1-0 से आगे है और फिलहाल अब जो दूसरा मैच है वो चल रहा है। डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता, जो एक ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ हैं, भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान चिकित्सा और चोट से संबंधित मामलों की देखरेख कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अधिकांश खेल संबंधी चोटों का सही प्रशिक्षण, तकनीक और शारीरिक कंडीशनिंग के माध्यम से रोका जा सकता है। क्या कुछ खास उन्होंने इस बातचीत में कहा, आप देखिए खास बातचीत। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दूसरा मैच चल रहा है और इस मैच की जितनी भी जो मेडिकल जिम्मेदारियां हैं, जो स्पोर्ट्स में जो इंजरीज के संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और साथ ही साथ एक जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा अगर स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं सदर रहता है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, चाहे क्रिकेट हो कोई भी स्पोर्ट्स हो। तो किस तरह से सर आप इंजरीज को एक मैनेज करते हैं, किस तरह से आप खिलाड़ियों को सलाह देते हैं कि इनको कम से कम इंजरी हो सके? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज 2 टाइप का होता है, एक एक्यूट इंजरीज होता है, एक ओवर यूज इंजरी होता है। एक्यूट इंजरी जैसे एंकल स्प्रेन हो गया, ACL इंजरीज हो गया, ये एक्यूट इंजरीज है। क्रोनिक इंजरी यानी ओवर यूज इंजरी जो होता है वो लाइक स्ट्रेस फ्रैक्चर टाइप से टिबियल सीन स्प्लिंट्स होता है, इसको हम ओवर यूज इंजरीज बोलते हैं। तो इसको मैनेज किया जाता है बेसिकली, पहले तो देखते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। जैसे एक्यूट इंजरीज है तो एक्यूट इंजरीज में हम एक POLICE करके कंसेप्ट होता है, जिसमें प्रोटेक्शन, ऑप्टिमल लोडिंग, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशंस के लिए बोलते हैं। ओवर यूज इंजरीज में
डायग्नोसिस करना होता है एक्सरे करके, एमआरआई करके, फिर बेस्ड ऑन दैट उससे हम इलाज करते हैं। तो कुछ ऐसा कोई आपका लाइफ में कोई ऐसा केस आया जो बड़ा ही आपको याद है और आपने उसको उस प्लेयर की उस इंजरी को आपने डायग्नोस करके उसको ठीक किया, ऐसा कुछ है आपके? एक प्लेयर था हमारे पास में, वो एक्चुअली ये तो क्रिकेट चल रहा है लेकिन वो स्केटिंग का मेरा प्लेयर था और उसको बहुत सारी इंजरीज हुई थी। वो एक फ्रैक्चर हुआ था क्लेविकल का, उसका ह्यूमरस का भी फ्रैक्चर हुआ था उसको, उनको मैंने ट्रीट किया। वो इंटरनेशनल इवेंट्स में 2024 में प्रोबेबली अप्रैल में यूरोप जा करके बहुत सारा मेडल्स लेकर के आया था। जो बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने केयर की और जब मेडल जीतता है आपका ट्रीट किया और खिलाड़ी, कहीं ना कहीं मन में एक संतोष होता होगा, खुशी तो बहुत अच्छा लगता है अगर वो होता है। तो एक और मेरा प्लेयर था जिनको मैंने ट्रीट किया था, वो टेंडो एक्लिस इंजरीज बोलते हैं, जो एंकल से ऊपर एक टेंडन होता है जो दौड़ने में हेल्प करता है बेसिकली। वो हमारे पास में 5-6 महीने के बाद आए थे इंजरीज के बाद में। वो रोइंग के प्लेयर थे और उसके बाद मैंने उनका सर्जरीज किया। सर्जरी के बाद वो यूपी में रोइंग में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। वो प्लेयर मेरा वहाँ से था, ये बुलंदशहर से था। नए खिलाड़ियों को क्या आप उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से अपनी इंजरी को रिड्यूस कर सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? उसके लिए मैसेज ये होगा कि प्रॉपर टेक्निक, वार्म अप, कूलिंग डाउन, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, हाइड्रेशन और प्रोटेक्टिव गियर वगैरह जैसे हेलमेट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो सब यूज़ करना और फेयर प्ले होना चाहिए। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।